2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका मिला था। 114 सीटों पर समाजवादी पार्टी के गठबंधन से लड़ने के बावजूद कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें मिली। इस बार कांग्रेस का दावा है कि उसकी तैयारी बहुत बेहतर है। कांग्रेस ने अपने संगठन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक बुकलेट भी जारी की है, जिसका शीर्षक है हम कांग्रेस के लोग, दुष्प्रचार और सच। इस बुकलेट में कांग्रेस ने परिवारवाद पर बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस ने नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी के नाम का जिक्र करते हुए यह साबित करने की कोशिश की कि पार्टी में गांधी परिवार के बाहर के लोग भी अध्यक्ष बन सकते हैं। हां, यह अलग बात है कि 1998 से लेकर आज तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर या तो सोनिया गांधी बैठी हैं या राहुल। तो क्या बीजेपी को परिवारवाद के मुद्दे पर घेरा जा सकता है? क्या वाकई बीजेपी के अंदर भी वंशवाद हावी है? देखिए टेलीसीरीज का यह एपिसोड, सवाल, डेंट इन द इमेज। आठ सितंबर 2015, पटना, बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका था। लालू यादव की आरजेडी, नीतीश कुमार की जेडीयू में ऐतिहासिक गठबंधन हो चुका था। बीजेपी के सामने चुनौती बड़ी थी, इसलिए बीजेपी दोगुनी ताकत से लालू नीतीश पर हमले कर रही थी। लालू फैमिली में परिवारवाद को बीजेपी मुद्दा बना रही थी। आरजेडी और जेडीयू दोनों को बीजेपी के ये हमले असहज कर रहे थे। 8 सितंबर को लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने 23 नामों की एक लिस्ट जारी की। ये सभी नाम बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं के थे। ये ऐसे नेता थे जिनके परिवार के लोग या तो केंद्र या राज्य में मंत्री थे या फिर सांसद विधायक थे। तो क्या परिवारवाद के जरिए विपक्षी दलों पर वार करने वाली बीजेपी के अंदर भी परिवारवाद है? कि बीजेपी को यह श्रेय तो देना ही होगा कि उसमें परिवारवाद कभी हावी नहीं हुआ। हालांकि एक ही परिवार के कई लोग बीजेपी में पदाधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी बने हैं, आज भी हैं। संविधान दिवस पर मोदी जी ने ये अंतर किया कि एक ही परिवार में योग्यता के आधार पर और जनसेवा के आधार पर अगर एक परिवार से 1 या 2 या 3 लोग व्यक्ति राजनीति में आते हैं तो ये परिवारवाद नहीं हुआ, ऐसा उनको करने का हक है। लेकिन एक परिवार ही लगातार कई पीढ़ियों तक हावी रहे, नेतृत्व की स्थिति में रहे, यह परिवारवाद है। अब 24 फरवरी 2017 के इस वीडियो को देखिए। पीएम मोदी यूपी चुनाव के लिए प्रचार करने गोंडा पहुंचे थे। मंच पर नरेंद्र मोदी के साथ कैसरगंज से सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ उनके बेटे प्रतीक भूषण भी मौजूद थे। प्रतीक भूषण को गोंडा से विधानसभा का टिकट दिया गया था। इन तस्वीरों को भी विपक्ष ने बीजेपी के अंदर परिवारवाद बताकर खूब इस्तेमाल किया था। संघ की संस्कृति का, उसके संस्कार का भी एक प्रभाव बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं पर होता है। बीजेपी चूंकि एक विचार आधारित पार्टी है, कैडर आधारित पार्टी है, तो जैसे दूसरी विचार आधारित पार्टियां, विचारधारा से प्रेरित पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उनमें भी आपको परिवारवाद नहीं दिखेगा। तो जहां पर किसी राजनीतिक पार्टी का आधार एक परिवार की जगह एक विचारधारा है, एक विशिष्ट दृष्टि है, राजनीतिक दृष्टि है, वहां पर आपको परिवारवाद कम दिखेगा या नहीं दिखेगा। जहां राजनीतिक शक्ति का आधार ही जाति या परिवार है और वो अक्सर हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, वहां पर आपको परिवारवाद दिखेगा। अब सवाल है कि पीएम मोदी की नजर में परिवारवाद की परिभाषा क्या? क्या किसी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने का मतलब सियासी अक्षमता है? इसका जवाब आप खुद नरेंद्र मोदी से सुनिए। जब मैं ये कहता हूं कि पारिवारिक पार्टियां, इसका मतलब मैं ये नहीं करता हूं कि एक परिवार में से एक से अधिक लोग राजनीति में ना आए। जी नहीं, योग्यता के आधार पर, जनता के आशीर्वाद से किसी परिवार से एक से अधिक लोग राजनीति में जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। लेकिन जो पार्टी
पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। अब आते हैं असल मुद्दे पर। आखिर क्यों कश्मीर से कन्याकुमारी तक पार्टियों को परिवार से जोड़कर देखा जाता है? ये समझने से पहले हमें उन सियासी जमातों की फैमिली ट्री को समझना पड़ेगा। शुरुआत कश्मीर से करते हैं। कश्मीर में मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार का दबदबा है, लेकिन अब्दुल्ला परिवार की सियासी कामयाबी ज्यादा है। 3 पीढ़ियों ने 4 मुख्यमंत्री दिए हैं। फारूक अब्दुल्ला के जीजा गुलाम मोहम्मद शाह 80 के दशक में मुख्यमंत्री रहे थे। पंजाब में बादल फैमिली का दबदबा है, जो दशकों से बीजेपी की सहयोगी थी, पर अब अलग है। बादल फैमिली के लोग कांग्रेस में भी हैं। पंजाब से सटे हरियाणा में तो परिवारवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। देवीलाल से शुरू हुई सियासी विरासत दुष्यंत चौटाला तक बहुत विवादों के बाद पहुंची है। भाई भाई में मतभेद है, पिता बेटे में मतभेद है, लेकिन फिर भी चौटाला परिवार सत्ता में भी है और विपक्ष में भी। हरियाणा में हुड्डा और जिंदल परिवार का भी दबदबा है। अब बात मध्य प्रदेश और राजस्थान की, जहां सिंधिया परिवार मजबूती से राजनीति का स्तंभ बना हुआ है। विजया राजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया, वसुंधरा राजे और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन चेहरों ने दशकों तक वोटर्स को आकर्षित किया है। बहुत साधारण सी बात है, इस देश में इमोशन बिकता है। सिनेमा, क्रिकेट और पॉलिटिक्स, हर जगह इमोशन बड़ा फैक्टर है। सियासत में चाहे लोग नामदार हों या कामदार, वोटर्स का इमोशन जुड़ ही जाता है। यही कारण है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने अपने कैंपेन में खुद को काम करने वाला यानी कामदार और दूसरे को नामदार यानी परिवारवाद का पोषक कहकर वार किया था। चल रही झूठी बातों को देखें, हम आपके सामने नहीं बैठ सकते। आप तो नामदार है, नामदार, और हम कामदारों की क्या हैसियत कि हम आपके सामने बैठ पाए। अरे आप तो नामदार हैं, हम तो कामदार हैं। हम तो अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकते हैं, आपके सामने बैठने का हमें हक कहां से हो सकता है? बेशक 2019 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने विजय पताका फहराया, लेकिन सच यही है कि फैमिली पॉलिटिक्स पब्लिक इमोशन से जुड़ी है। तो जनता जनार्दन विजयी हुई। जब इस इमोशन की बेकदरी होती है, जमहूरियत को मिल्कियत समझ लिया जाता है, तब यही सिंपैथी आक्रोश में बदल जाती है। इसलिए परिवारवाद का स्वरूप कैसा भी हो, अगर काम ईमानदारी से और जनता के फायदे के लिए किए जाएं, तो वंशवाद मायने नहीं रखता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।